Hello everyone, welcome to कक्षा क्लासेस। माय नेम इज दीपक बंसल एंड आई एम योर साइंस टीचर ऑन कक्षा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, हमारे इस प्यारे शिक्षा चैनल पर हमने एक स्ट्रीक चलाई हुई है पूरी 10th क्लास की। हम पूरा इस चैनल पे पूरा 10th का सिलेबस करने वाले हैं। हालांकि हमारे 2 चैप्टर हो भी चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है, जो बच्चा पढ़ रहा है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है शुरू से, तो उसको पता होगी हमारा चैप्टर 3 चालू है और चैप्टर 3 के भी 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं। आज हमारा 3rd पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर है उन बच्चों के लिए जो आज नए आए हैं, तो कृपया करके ना इस पार्ट पे ना कूदे डायरेक्ट, या फिर चैप्टर 3 ही देखना तो पहले फर्स्ट पार्ट देखे, फिर सेकंड देखे, फिर थर्ड जो आज चल रहा है। और अगर पूरा ही सिलेबस कंप्लीट करना है तो चैप्टर 1 देखो, फिर 2 देखो एंड 3 देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, आज की हमारी हेडिंग है, देखो ये चौथी हेडिंग है। इससे जो पिछला पार्ट था उसमें मैंने 3 हेडिंग ऑलरेडी तुम्हें करा रखी है। अगला देखो भाई, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सोल्ट। मतलब हम अब क्या कर रहे हैं, हम मेटल की मतलब रिएक्शन तो करा रहे हैं, लेकिन भैया आपने तो बोला था मेटल की मेटल से नहीं होती, नॉन मेटल की नॉन मेटल से नहीं होती। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेटल की मैं किससे करा रहा हूं, मेटल के सोल्ट से। तो देखो भाई, मेटल, एक मेटल ए है और दूसरा सोल्ट सॉल्यूशन है किसका, बी का। जैसे ऐसा मानो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो ये मेरा घर है और एक मेरे पड़ोसी का घर है, ठीक है। जो ये मेरा घर है ना, ये मैं हूं, ठीक है, मैं ए हूं, और जो मेरा पड़ोसी का घर है वो बी है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, वो बी का घर है, ठीक है, और ये मैं ए हूं, ठीक है। मैंने क्या करा, मैं डोमिनेंट था, मैं भाई बॉडी बिल्डर आदमी है ना, तो वो दिख ही रहा होगा ना, बॉडी बिल्डर आदमी हूं। तो मैं वहां गया, मैंने कहा बी देख भाई, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, या तो तू घर छोड़ के चला जा, नहीं तो भाई मैं तुझे पीट के भगा दूंगा। तो भाई वो तो छाती वाती देख के वो डर गया और बी भाग गया। तो बी, मैं ए वहां रहने लगा ना, तो अब वहां रहने लगा तो मैं क्या बोलेंगे कि वो ए का घर है। तो मेरा सोल्ट क्या बन गया, ए बन गया ना। तो बी बाहर निकल गया। तो बस यही है, देखो मैटर ए था, सोल्ट सॉल्यूशन बी का था, बी बाहर निकल गया, बी का निकल गया बाहर, तो ए आके जुड़ गया, तो क्या हो गया, सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए हो गया और बी बेचारा अकेला रह गया। कोई दिक्कत आया समझ। अगला देखो भाई, रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फॉर्म देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन फॉर्म। क्या कह रहा भाई, भैया आप ये आपने बॉडी बिल्डर बताया, इसका कहने का मतलब क्या है। देखो बॉडी बिल्डर का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो मैं ज्यादा ताकतवर हूं ना, तो ऐसा समझो कि जो मैं मेटल हूं ना, कोई भी मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है। अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और उसके जिस बराबर में कोई कम रिएक्टिव एलिमेंट है, तो वो उसे वहां से हटा देगा। कहने का मतलब ये है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है उसके सॉल्यूशन से, ठीक है। अब भैया रिएक्टिव एलिमेंट हम कैसे पता लगा पाएंगे, तो उसके लिए एक टर्म आती है जिसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। सीरीज मतलब सीरीज भाई, जैसे 1 2 3 4 5 ए बी सी डी, ऐसी रिएक्टिविटी सीरीज है। ये सीरीज में है ना मेटल्स अरेंज है, जो सबसे ऊपर है। जैसे मैंने तुम्हें पार्ट 2 में ही बताया था कि एक रिएक्टिविटी सीरीज पाई जाती है, तो ऐसा समझो जो उस रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे ऊपर पाया जा रहा है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो सबसे नीचे पाया जा रहा है वो कम, सबसे कम रिएक्टिव है। तो देखो भाई, जैसे देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एजी, एजी क्या है, बोलो बोलो, सिल्वर, एयू, गोल्ड। और अगर तुम्हें याद हो तो पार्ट 2 में मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो मेटल होते हैं ना, मतलब ये ना जनरली रिएक्शन नहीं करते, क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे पाए जाते हैं। आया समझ। तो देखो भाई, मोस्ट रिएक्टिव मतलब ये जो एलिमेंट है ना सबसे ऊपर, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और जबकि ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव, मतलब जो सबसे नीचे प्रेजेंट है वो सबसे कम रिएक्टिव है। कोई दिक्कत। और जब हम ऊपर से नीचे जा रहे होते हैं तो हमारी रिएक्टिविटी जो होती है ना, वो डिक्रीज होती रहती है। कोई दिक्कत आया समझ। अगला देखो भाई, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अच्छा भैया, अभी हमें आपने बताया था कि मेटल की हम नॉन मेटल से रिएक्शन कराते हैं, लेकिन कराते कैसे हैं। तो देखो भाई, ऐसा समझ लो जैसे मेल और फीमेल, जैसे किसी की शादी होती है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। हाँ, मेल और मेल की भी होने लगी, लेकिन मैं जनरल बात बता रहा हूँ मेल और फीमेल की। तो देखो भाई, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीट फील्ड वैलेंशियल। ठीक है भाई, छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ ध्यान से देखो। हर कोई, अच्छा एक बात में कभी दिमाग में आई है कि मेटल रिएक्टिव क्यों करते हैं, रिएक्ट क्यों करते हैं, खामखा आराम से पढ़े तो हैं, क्यों है, मतलब ये जब ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, खामखा ही। तो देखो खामखा नहीं है, इनके पीछे एक लॉजिक है। तो जैसे मानो, अगर तुम्हें इसको पढ़ने के लिए तुम्हें एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो 20 तक पहले एटॉमिक नंबर याद करो, ठीक है। देखो भाई, जैसे कि मानो सोडियम है, सोडियम का कितना है
11। 11 को कैसे लिखते हैं? 2 8 1। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं पता तो पर क्या हो, ठीक है। ये 9th का टॉपिक, 8th के टॉपिक है, ठीक है। देखो भाई 2 8 8 18। हर कोई एलिमेंट है ना अपनी शेल को है ना कंप्लीट करना चाहता है। क्या करना चाहता है? कंप्लीट करना चाहता है। यानी कि कंप्लीट का सेंस है, कंप्लीट का सेंस है 8 बनाना चाहता है। कितने बनाना चाहता है? 8। तो देखो भाई ये तो फुल है, इससे मतलब नहीं है, ये तो फुल है, इससे मतलब नहीं है, बचा ये, यही बचा ना। तो अब भैया ये तो इसमें एक ही है। अब इसको 8 बनाने के लिए या तो ये 7 ले ले या फिर 1 दे दे, सिंपल से ही है। अब जब भी हम कोई केमिस्ट्री में कोई भी काम करते हैं ना, वो हम एनर्जी, जितनी कम एनर्जी हमारी लगे ना उतना बेहतर है। तो ये भैया 7 दे, मतलब 7 लेने में तो बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी। इससे बढ़िया हम क्या करेंगे? 1 दे देंगे, जिससे देखो क्या बन जाएगा। अगर 1 दे दूंगा तो मेरा क्या बनेगा? 2 और 8। भैया आपने कहा था 8 बनाने ना, चाहे 7 लेके बनाओ चाहे 1 दे के बनाओ, 8 तो बन गए ना हमारे, बस बात खत्म। आए समझ? कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसने क्या करा, जो सोडियम था इसने 1 दे दिया ना, ठीक है, इसने 1 दिया है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? प्लस का। क्या आएगा? प्लस का। और ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं कैटायन। क्या कहते हैं हम? कैटायन। आया समझ? ठीक है। अच्छा अब मान लो कि किसी ने, जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल लो, जैसे क्लोरीन ले लो, क्लोरीन 17, ठीक है। बोले तो 2 8 7, 2 8 8 18। अच्छा भैया अब इसी 7 है आखिरी में, या तो ये 1 ले ले तब 8 बनाए, या 7 दे दे, तो बताओ क्या करेगा? 1 ले लेगा भैया, ठीक है। तो 1 ले लेगा तो क्या बन जाएगी इसी कन्फिग्रेशन? 2 8 8। कोई दिक्कत? आया समझ? अब इसने 1 ले लिया ना, तो ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं एनायन, जिसपे क्या चार्ज होता है? माइनस का। कोई दिक्कत? तो ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर कैटायन आयन समझ नहीं आ रहा कि जो देता है, जैसे दे दिया, मान लो कि मैं अंबानी आदमी हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, तो मैंने दे दिया, मैं तो पॉजिटिव रहूंगा ना भाई, मेरे को तो कोई चिंता नहीं है। तो जिसने दिया उस पर प्लस। अब मान लो कि मैंने इस सोसाइटी में पैसा बांटा, अब मान लो कि जैसा एक्स बंदा था उसने ले लिया, अब उसमें तो कर्जा चढ़ गया ना, उसने इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया, पैसा और ले लिया बाहर से, तो उस पर क्या चढ़ जाएगा? नेगेटिव चार्ज चढ़ जाएगा। जो पॉजिटिव को हम कैटायन कहते हैं और नेगेटिव को हम एनायन कहते हैं। इतना है स्टूडेंट। अच्छा जनरली जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज आता है, वे जनरली मेटल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेटल। क्या पाए जाते हैं? मेटल। और जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, वे जनरली नॉन मेटल पाए जाते हैं। इसलिए सोडियम भैया क्या है? मेटल। क्या है? मेटल। और क्लोरीन क्या भैया? नॉन मेटल। कोई दिक्कत? आए समझ? बढ़ो आगे। देखो भाई अब तुम्हें सारा समझ जाता है। देखो एटम ऑफ मेटल लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म वैलेंस शेल टू फॉर्म अ कैटायन। सही बात है कि जो मेटल है वो क्या करेगा? अपनी वैलेंस शेल, कहां गया ये, वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और दे देगा तो प्लस चार्ज आएगा, और प्लस चार्ज को क्या कहते हैं? कैटायन। ठीक है भाई। अच्छा एटम ऑफ नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल टू फॉर्म एनायन। आइए बताया कि नॉन मेटल क्या है? वे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज को एनायन कहते हैं। और एनायन ले लिया ना, तो ऐसी स्पीशीज को हम नॉन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन मेटल। आया समझ? तो देखो भाई जैसे मैंने तुम्हें बड़ा बता दिया, नीचे ऊपर तो बस लिखा है। सोडियम है, सोडियम अगर 1 दे देगा तो एक प्लस आ जाएगा। प्लस बताया ना, जब कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है तो उस पर प्लस आ जाता है। अब साथ में लेकिन 1 दिया है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है। अच्छा ये 2 8 1 था पहले, फिर 1 इसने दे दिया तो क्या बच गया? 2 8। ठीक है। और इसने 1 दे दिया तो इसके ऊपर कौन सा आया? कैटायन। कोई दिक्कत? अगला देखो क्लोरीन था, 2 8 7 था, इसने 1 ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया ना, तो क्या हो गया? 2 8 8। कोई दिक्कत? और क्या बना लिया? एनायन बना लिया। ठीक है। जैसे देखो सोडियम में आखिरी में कितना था? 2 8 1 था ना, तो 1 को मैंने यहां लगा दिया। क्लोरीन में कितना? 2 8 और 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत? अब ये क्या करेगा? सोडियम का तो लूज करना है, सोडियम पे तो अपना पॉजिटिव चार्ज लगाना है, तो ये क्या करेगा? सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। तो देखो भाई सोडियम ने दे दिया तो उस पर प्लस आ गया, और देखो 1 इलेक्ट्रॉन दिया। कोई दिक्कत? आया समझ? और ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं?
आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का दूसरा नाम होता है क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है भाई, ऐसे बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं, और आयनिक कंपाउंड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है। कोई दिक्कत? देखो भाई, अब डेफिनेशन देख लो। द कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक। सिंपल सी बात है कि वो कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफर होते हैं, ऐसे बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं, और इसका आयनिक कंपाउंड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कोई दिक्कत आया समझ? अगला देखो भाई, अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, जनरली ऐसे की ऐसी याद करनी पड़ती है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी देखो पहले। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सॉलिड है, ठोस होते हैं, हार्ड होते हैं, और ब्रिटल, मतलब कि ज्यादा इतने भी नहीं होते कि हम अगर मारे ना तो टूट भी जाते हैं। ठीक है, अगला देखो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्या होता है? हाई। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। हाई का इन द सेंस ऐसा समझो कि आयनिक बॉन्ड है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर मुझे उस बॉन्ड को तोड़ना है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और जब ज्यादा हीट दूंगा तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट अपने आप बढ़ जाएगा। अगर किसी को नहीं आ रहा समझ तो ऐसे याद भी कर सकते हो, लेकिन ये मैंने लॉजिक आपको बता भी दिया। दोबारा बता देता हूँ कि आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उन बॉन्ड को मुझे तोड़ने के लिए नीचे से हीट देनी पड़ेगी। अगर जितनी ज्यादा मैं हीट दूंगा तो उतना ज्यादा मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगला देखो, सोल्युबिलिटी क्या है? सोल्युबिलिटी का सेंस सिंपल, मिल जाना। जैसे पानी में सरफ मिला देते हो ना, वैसे सोल्युबिलिटी मान लो। देखो भाई, सोल्यूबल इन वाटर, आयनिक कंपाउंड जनरली पानी में मिल जाते हैं, लेकिन इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज पेट्रोल और केरोसिन वगैरह में नहीं मिल पाते। तो ठीक है, आयनिक कंपाउंड पानी में मिल जाते हैं, लेकिन पेट्रोल और केरोसिन वगैरह में नहीं मिल पाते। अगला देखो, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन द सॉलिड फॉर्म। क्या कह रहे हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड वे जनरली है ना इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से कंडक्ट कर पाते हैं। किसमें? मोल्टन स्टेट में और सॉल्यूशन स्टेट में। मतलब कहने का मतलब यह है कि मोल्टन स्टेट क्या होते थे, वो पहले मोल्टन स्टेट बताए थे। मान लो ये एक मेटल है, ठीक है, इस मेटल को मैंने हीट दी, इतनी हीट दी कि पिघल गया है। तो पिघलना जो सॉल्यूशन आ गया ना एक तरीके का, ऐसे स्टेट को मोल्टन स्टेट कहता हूँ। अच्छा, वे सॉल्यूशन स्टेट क्या होता है फिर? ऐसा मानो कि मेटल है, मैंने पानी डाला मिलाया, पानी डाला मिलाया, पानी डाला मिलाया, तो एक स्टेट आ जाएगी पानी में मिल जाएगा। ऐसे स्टेट को हम सॉल्यूशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब यह आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड किसमें टूटेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव में। प्लस माइनस आ गया ना। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी याद हो तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या, किसके कारण फ्लो होती थी इलेक्ट्रिसिटी? चार्ज के कारण। और चार्ज क्या होता था? प्लस या माइनस। तो यहाँ भी प्लस माइनस आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और किस स्टेट में होती है? मोल्टन और सॉल्यूशन स्टेट में, सॉल्यूशन फॉर्म में, लेकिन सॉलिड फॉर्म में नहीं हो पाती। कोई दिक्कत? एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ अगर नहीं आया समझ। देखो भाई, मेटल विद मेटल, दूसरे मेटल सोल्ट से मेटल ए प्लस सोल्ट ऑफ सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, तो ये इससे हटा देगा, बी को बाहर निकाल देगा, ए को लगा लेगा, तो सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बन जाएगा, साथ में बी बन जाएगा। ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर निकाल देता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। जो सबसे ऊपर पाए जाते हैं वे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो सबसे नीचे पाए जाते हैं वे कम रिएक्टिव होते हैं। अब मेटल की हमने नॉन मेटल से कराई। मेटल जनरली वे होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और अपने ऊपर कैटायन लगाते हैं, इसलिए हम उन्हें मेटल कहते हैं। जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और अपने ऊपर माइनस लगाते हैं, ऐसी स्पीशीज को हम एनायन कहते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बता दिया NaCl का, NaCl ने Na ने एक दे दिया और Na ने एक दे दिया और क्लोरीन ने एक ले लिया। ठीक है, ऐसे बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं, और ऐसे आयनिक कंपाउंड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है। अब इनकी कुछ फिजिकल, जैसे कि अब आयनिक कंपाउंड क्या होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन जब कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल की तरफ ट्रांसफर होते हैं, ऐसे बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अगला देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। फिजिकल नेचर देखो पहला कि ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है। सोल्युबिलिटी, ये पानी में सोल्यूबल होते हैं लेकिन इनसोल्यूबल होते हैं पेट्रोल और केरोसिन वगैरह में। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन किसमें? मोल्टन स्टेट में और सॉल्यूशन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं। हमारा कोर्सन, ठीक है, हालांकि मैं कोर्सन पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा ही मुझे एक बार ओवरव्यू देना है, बाकी मैं ये चीजें सब कुछ तुम्हें पहले पार्ट में पढ़ा चुका हूँ, मतलब पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। तो देखो भाई, कोरोजन, the surface of some metal such as iron is corroded when they are exposed to air for a long period of time. This is called corrosion. देखो क्या कह रहा है, कुछ भी चीज, कोई भी चीज जनरली, देखो द सरफेस ऑफ सम मेटल, कोई भी चीज जनरली मेटल कुछ समय तक या फिर बहुत लंबे समय तक एयर में, और एयर में मॉइस्चर भी प्रेजेंट है। मान लो कि जैसे कोई मेटल है, मैंने बाहर रख दिया छत पे,
तो मतलब 3-4 महीने के लिए, तो वो क्या होगा, एयर के कांटेक्ट में होगा बहुत लंबे समय तक। तो जो ऊपर का उसका ऊपर सरफेस होगा ना, उसके ऊपर है ना ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। किसकी लेयर चढ़ जाती है? ऑक्साइड की। और ऑक्साइड की लेयर के चढ़ने के कारण वो उसे धीरे धीरे वहीं से खराब करती रहती है। इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। कोई दिक्कत आया? अगला देखो, सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर, कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। मतलब क्या कि सिल्वर जब बहुत समय तक एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है ना, तो ब्लैक कलर का बदल जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड की। किसकी? सिल्वर सल्फाइड की। यानी कि जब हम सिल्वर की मतलब अगर सिल्वर बहुत समय तक एयर में प्रेजेंट है तो उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की लेयर चढ़ जाती है। इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। कोई दिक्कत? अगला देखो, कॉपर रिएक्ट विद द CO2 इन एयर एंड अगेन ए ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट। कॉपर अगर बहुत समय तक एनवायरमेंट में प्रेजेंट है तो उसके ऊपर कार्बोनेट की लेयर चढ़ जाती है, और कौन सा कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। अगला, आयरन तो तुम्हें पता ही है, ठीक है, लोहा ब्राउन कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो बहुत समय तक एनवायरमेंट में प्रेजेंट है या एयर में प्रेजेंट है तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है, जो लेयर उसको धीरे धीरे खराब करती रहती है। अगला देखो, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अगला देखो। अब भाई देखो, हमारी अगर मान लो कि मैंने कोई छत पे रख दी, अब मान लो लोहा है, लोहा तो भाई बाहर कॉन्टेक्ट में रहता है, घर के दरवाजे भी लोहे के होते हैं, तो ऐसे तो खराब होते रहेंगे। तो मुझे कुछ ना कुछ तो मेथड से लेने पड़ेंगे ताकि जो मेरी चीज खराब हो रही है वो बच जाए। तो इसको हम देखो, अगला टॉपिक है क्या? हमारा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। मतलब हम कोरोजन से अपने मेटल या नॉन मेटल को कैसे बचा पाए। तो देखो भाई अगला, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। घर में जो लोहे का गेट होता है उस पर पेंट करते हो, ठीक है। ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन तुम्हारे सिलेबस में मैं ये बताऊंगा, ठीक है। क्रोम प्लेटिंग में कुछ नहीं, क्रोम की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। एनोडाइजिंग और मेकिंग अलोय भी तुम्हारे सिलेबस में है, अगला टॉपिक है, ठीक है भाई। देखो अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? देखो गैल्वेनाइजेशन, देखो इट इज द मेथड प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन। यानी कि क्या? स्टील और आयरन को हम प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो ऐसा मान लो कि कोई बंदा, ठीक है, कोई बंदा है ना मुझे मारने आ रहा है, ठीक है। अब मेरे को तो मारेगा तो मुझे तो कुछ प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, अपने जैसा ही सेम बंदा, मान लो सेम बंदा अपने आगे खड़ा कर दूंगा, तो वो आएगा मेरे को चक्कू मार के चला जाएगा। लेकिन कौन मरा? मैं मरा या मेरा हमशक्ल मरा? मैं तो बच गया ना। तो बस गैल्वेनाइजेशन भी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें यानी कि स्टील या आयरन को बचाया जाता है, लेकिन जो कोटिंग चढ़ाई जाती है उसकी किसकी चढ़ाई जाती है? जिंक की। यानी कि मेरे ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ा देंगे, सामने से जब भी कोई कांटेक्ट में मान ले एयर आई, मॉइस्चर आया, तो पहले जिंक लड़ेगा उससे, यानी कि जिंक खराब होगा, उसके बाद वो मेरे ऊपर बात आएगी। तो पहले तो जिंक खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कहते हैं, और इसको ही हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, और जिस मेथड में होता है इसे हम प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कहते हैं। अगला देखो भाई, देखो ठीक है भाई, अगला देखो। अब अलोय क्या होता है? अलोय एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब होमोजेनियस क्या होता है? देखो दो तरह के मिक्सचर होता है, एक होमोजेनियस और एक हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस होता है जब हम मतलब सेम सॉल्यूशन होता है, जैसे मान लो कि पानी में चीनी मिला दी, पूरा मिल जाता है ना, तुम उसके आर पार भी देख सकते हो, ऐसा होमोजेनियस कह लो। हेटेरोजेनियस मान ले पानी में रेत मिला दिया या मिट्टी मिला दी या कीचड़ मिला दी, तो उसके आर पार देख पाते हो? नहीं देख पाते ना, ऐसा मान लो। तो अलोय का एक होमोजेनियस मिक्सचर है, किसका? देखो मेटल, टू और मोर मेटल, या तो मेटल का मिक्सचर हो, दो मेटल हो या दो से ज्यादा मेटल हो, या फिर एक मेटल का और दूसरा नॉन मेटल का। देखो या तो टू और मोर मेटल का हो या फिर मेटल और नॉन मेटल का हो। कोई दिक्कत आए समझ? अगला देखो, जैसे कि देखो आयरन के अंदर है ना, देखो आयरन जो होता है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तुम्हें पता है, सॉलिड भी होता है, तभी हम गेट वगैरह बनाते हैं। तो आयरन के अंदर थोड़ा सा अमाउंट है ना कार्बन डाल देते हैं। अब कार्बन डालने से क्या होता है? आयरन और ज्यादा ठोस हो जाता है। तो देखो आयरन था, उसके अंदर हमने डाल दिया नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है, तो बन गया ना अलोय। देखो भाई अगला, अब देखो कुछ एग्जांपल है, ये तुम्हें ऐसे याद करने पड़ेंगे। स्टील में किस किस का मिक्सचर होता है? आयरन का, निकेल एंड क्रोमियम का। ब्रास के अंदर किसका? कॉपर का और जिंक का। ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर और टिन का। टिन को हम किससे करते हैं? एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं। सोल्डर का क्या है? लेड एंड टिन। और एमेलगम क्या है? एमेलगम देखो इंपॉर्टेंट है, ये वाला थोड़ा सा अजीब सा भी है, थोड़ा अलग भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अमलगम क्या है? अमलगम भी एक तरीके का अलोय है, लेकिन इसमें है ना एक मेटल है ना फिक्स होता है, कौन? मरकरी। मतलब मरकरी तो रहेगा ही, बाकी कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, तो एक सेम रहता है, ठीक है भाई, आया समझ?
मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक समझ आए होंगे। अगर आपको इससे कुछ रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरा खुला हुआ है। और ये आज आपका चैप्टर 3 कंप्लीट होता है, इसके बाद हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।